हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट इज़ ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्लड प्लेटलेट को हम लोग दूसरे शब्दों में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, यानी कि ब्लड प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि थ्रोम्बोसाइट हम किसे कहते हैं, और आपको ऑप्शंस में दे देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो आपको मार्क करना होगा कि थ्रोम्बोसाइट हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं। ठीक है, अब इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इनका फॉर्मेशन रेड बोन मेरो में होता है। ये रेड बोन मेरो क्या होते हैं? देखो, हमारे शरीर में कुछ लंबे बोन्स होते हैं। लंबे बोन्स जैसे कि हमारे थाई में प्रेजेंट होने वाले बोन, हमारे इस जगह पे प्रेजेंट होने वाले बोन, हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले बोन, ये सारे लॉन्ग बोन्स कहलाते हैं। अब भैया ये लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन क्या होते हैं, ये हम बोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पे ये ध्यान रखो कि यहाँ पे ये हमारे थाइज़ में या हमारे घुटने के नीचे जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं वो लंबे बोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो लंबे बोन्स हैं इनके अंदर भर भर के प्रेजेंट होता है बोन मेरो। इन लंबे बोन्स के अंदर बोन मेरो प्रेजेंट होता है। इस सेंटर वाले पार्ट पे प्रेजेंट होता है येलो बोन मेरो, और ये जो एंड्स वाला पार्ट है दोनों साइड से, इसके अंदर प्रेजेंट होता है रेड बोन मेरो। यानी कि ये पूरे लंबे बोन के सेंटर में प्रेजेंट होता है येलो बोन मेरो और दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होता है रेड बोन मेरो। अब इन रेड बोन मेरो के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो स्टेम सेल्स किन के अंदर है? इन रेड बोन मेरो के अंदर पाए जाते हैं। अब इन स्टेम सेल्स का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन होता है कि ब्लड में प्रेजेंट ब्लड के कंपोनेंट्स दैट इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, ये सारे कंपोनेंट्स बनाना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल से डायरेक्टली आरबीसी बन जा रहा है, डायरेक्टली डब्ल्यूबीसी बन जा रहा है या डायरेक्टली प्लेटलेट्स बन जा रहा है। ये स्टेम सेल्स बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसेस से चलते हैं, यानी कि ये स्टेम सेल्स बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के आरबीसी बनाते हैं। इन स्टेम सेल्स से डायरेक्टली आरबीसी नहीं बनता। इन स्टेम सेल से कुछ दूसरे प्रकार के सेल्स बनते हैं, फिर उनसे कुछ दूसरे प्रकार के सेल्स बनते हैं, फिर उनसे दूसरे प्रकार के सेल्स बोलते हैं। यानी कि सीरीज में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल्स बनते हैं, उसके बाद हमारा आरबीसी बनता है। उसी प्रकार से स्टेम सेल्स कुछ दूसरे प्रोसेस से डब्ल्यूबीसी बनाते हैं। यानी कि आरबीसी यानी कि स्टेम सेल से आरबीसी बनने का प्रोसेस अलग है, स्टेम सेल से डब्ल्यूबीसी बनने का प्रोसेस अलग है, और स्टेम सेल से प्लेटलेट्स बनने का प्रोसेस अलग है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को एक स्टेप में बनने वाला प्रोसेस नहीं है। ये बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप से गुजरने के बाद हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स को बनाते हैं। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ब्लड प्लेटलेट, यानी कि हम यहाँ पे स्टेम सेल्स से किस प्रकार से प्लेटलेट्स बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, स्टेम सेल्स कुछ दूसरे सेल्स बनाते हैं, फिर वो कुछ दूसरे सेल्स बनाते हैं, फिर वो कोई दूसरे सेल्स बनाते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे सेल्स बनने के बाद एक सेल बनता है जिसे हम मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। जिसे हम क्या बोल रहे हैं? मेगा कैरियोसाइट बोल रहे हैं। अब इस मेगा कैरियोसाइट नाम को तोड़ो। मेगा इट मीन्स कि लार्ज, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि ऐसे सेल्स जिनमें बहुत बड़े साइज़ के न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। आप देख सकते हो कि ये सेल में बहुत बड़े साइज़ के न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं? हम मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। अब यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना, ये मेगा कैरियोसाइट के ही फ्रैगमेंट से प्लेटलेट्स बनता है। इस मेगा कैरियोसाइट सेल के फ्रैगमेंट से, इनके फ्रैगमेंट से बनता है प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी कि हमें ये समझ में आया कि प्लेटलेट कोई एक सेल नहीं है, ये सेल फ्रेगमेंट है, यानी कि ये किसी दूसरे सेल के फ्रेगमेंट से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं कि दीज आर सेलुलर फ्रेगमेंट नॉट ए प्रॉपर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन प्लेटलेट्स के अंदर भर भर के प्रेजेंट होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल। क्या प्रेजेंट है प्लेटलेट के अंदर? थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल। तो इन थ्रोम्बोसाइट के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी हम आपको जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाएंगे तो इन थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो आप ये नाम ध्यान रखना कि थ्रोम्बोसाइट के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनका शेप इरेगुलर होता है। आप देख सकते हो डायग्राम में कि यहाँ पे सबका शेप इरेगुलर है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये इरेगुलर शेप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका लाइफ स्पेन 1 वीक का होता है, यानी कि ये 1 वीक तक ही सर्वाइव करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ये 7 से 10 दिन तक ही सर्वाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना कि ब्लड प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? देखो, अगर किसी इंसान को घुटना में चोट लग जाए या किसी भी जगह पे शरीर में चोट लग जाए तो वहाँ से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग स्टार्ट होगा।
अब ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है और 4 से 5 लीटर ब्लड वहीं से ख़त्म हो गया हो भैया, ऐसा तो नहीं आपने सुना होगा। तो कहीं पर भी अगर चोट लगता है तो कुछ समय के बाद वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। कैसे? क्योंकि अंदर से कुछ आके वहाँ पे जमा हो जाता है ऐसा जो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर आके वहाँ पे जमा हो जाता है जिसकी वजह से अंदर का जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकल पाता। यानी कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आके जम गया है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग ब्लड क्लॉट बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को जो आके अंदर से जम गया और ब्लीडिंग के प्रोसेस को रोक दिया, उसको हम लोग ब्लड क्लॉट बोलते हैं। तो ये ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ये इसको हम लोग ब्लड क्लॉट बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस को जिसमें ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ब्लड क्लॉट को आके यहाँ पे जमा होना पड़ा, इस प्रोसेस को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। और ये काम कराने वाला कौन सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड प्लेटलेट रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको लिखना पड़ेगा प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। अगर ऑप्शन में होगा तो आप थ्रोम्बोसाइट टिक करना। ठीक है, और अभी इस ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये ब्लड क्लॉट बनता है यहाँ पे। ठीक है, अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इन प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, ये पता चलता है। इसके फंक्शन क्या है भैया? इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने में। यानी कि अगर प्लेटलेट का नंबर हमारे शरीर में डिक्रीज हो जाए ना, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं क्लॉटिंग से रिलेटेड। यानी कि ये प्लेटलेट का फंक्शन हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा कि ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने में बहुत खासा रोल प्ले करते हैं। अगर ये प्लेटलेट ही ख़त्म हो जाए तो ब्लड क्लॉट ठीक से नहीं हो पाएगा, और ब्लड क्लॉट ठीक से नहीं हो पाएगा तो ब्लड का लॉस हो जाएगा बॉडी से। यानी कि जिस भी इंसान में ये ब्लड प्लेटलेट की संख्या डिक्रीज हो जाती है, उनमें ब्लीडिंग बहुत देर में रुकता है, उनमें ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए टाइम लगने लगता है। और अगर ये जो प्लेटलेट है इसकी संख्या बहुत ज़्यादा किसी इंसान में कम है और उस इंसान को बहुत सीवियर चोट लग गया हो, तो उस इंसान में कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग होने की वजह से उस इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इसको हम एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। ब्लड प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। इनका फॉर्मेशन रेड बोन मेरो के अंदर होता है। रेड बोन मेरो लॉन्ग बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं रेड बोन मेरो। इन रेड बोन मेरो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स बनाने के लिए। तीनों का फॉर्मेशन अलग अलग प्रोसेस से होता है और एक स्टेप में नहीं होता, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे स्टेम सेल्स के फॉर्मेशन की बात अगर करें तो स्टेम सेल्स बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के सेल्स बनाने के बाद एक सेल बनाता है जिसे हम मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। मेगा का मतलब होता है लार्ज, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस और साइट का मतलब है सेल, यानी कि ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस बहुत बड़े साइज के होते हैं। अब ये जो मेगा कैरियोसाइट है, इनके ही फ्रैगमेंट से हमारा प्लेटलेट बनता है। अब देख सकते हो डायग्राम में के ही फ्रैगमेंट्स इस तरह से रिलीज हो रहे हैं और प्लेटलेट्स बना रहे हैं। यानी कि प्लेटलेट एक प्रकार का सेल का फ्रैगमेंट है, यानी कि प्लेटलेट एक प्रकार का फ्रैगमेंट्स है, एक सेल का फ्रैगमेंट है, ये कोई एक प्रॉपर सेल नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि दीज आर सेलुलर फ्रैगमेंट्स नॉट ए प्रॉपर सेल। ये इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नाम का केमिकल भरा हुआ रहता है जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। इनका बहुत खासा रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए। अब कैसे होता है ये हम आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इनका शेप होता है इरेगुलर, इनका लाइफ स्पेन होता है लगभग 1 वीक या 7 से 10 दिन आप बोल सकते हो। इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में। और अगर इन प्लेटलेट की संख्या हमारे ब्लड में डिक्रीज हो जाए तो उससे बहुत सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हम 2 पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमने प्लाज्मा जब पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि हमारे ब्लड में बहुत सारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से हमने 2 क्लॉटिंग प्रोटीन्स वहाँ पे डिस्कस किए थे। सबसे पहला प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। तो ये दोनों प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग में, ये हमने आपको बताया था। और हमने ये भी बताया था कि ये दोनों प्रोटीन्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये जब ज़रूरत के समय ही ये एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से थे? प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। तो ये दोनों क्लॉटिंग प्रोटीन्स आप याद रखना, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलो हम लोग ब्लड क्लॉटिंग को स्टार्ट करते हैं।
सपोज करो इस इंसान को हेड पे चोट लग गया तो वहाँ पे आसपास के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएंगे। ओब्वियसली यहाँ पे जहाँ पर भी चोट लगा हुआ होगा वहाँ के जो टिश्यूज़ होंगे वो तो इंजर्ड हो जाएंगे। तो जिस जगह पे इंजरी हुआ है उस जगह के इंजर्ड टिश्यू यानी कि जो सेल्स वहाँ पे डैमेज हुए हैं वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। हाँ, ये वही केमिकल है जो ब्लड प्लेटलेट्स भी रिलीज़ कर रहे थे। इंजर्ड टिश्यू रिलीज़ करते हैं वही केमिकल जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ किए हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में प्रेजेंट और प्लेटलेट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड में प्रेजेंट और प्लेटलेट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन उस जगह पे आके जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा था, जहाँ पे इंजरी हुआ था, उस जगह पे आके और थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। क्या पढ़ा हमने अभी? जहाँ पे इंजरी हुआ है वहाँ के इंजर्ड टिश्यू एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन आसपास के और ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं और वो ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल बनाता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कुछ दूसरे क्लॉटिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन किसी क्लॉटिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, वो किसी दूसरे क्लॉटिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, वो कुछ और स्टेप्स में किसी और को एक्टिवेट करेगा, वो किसी और को एक्टिवेट करेगा। यानी कि यहाँ पर भी सीरीज ऑफ स्टेप्स चलेंगे और थ्रोम्बोप्लास्टिन किसी क्लॉटिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, वो किसी और को एक्टिवेट करेगा, वो किसी और को एक्टिवेट करेगा, वो किसी और को एक्टिवेट करेगा। यानी कि एक अगर केमिकल रिलीज हो गया किसी इंजर्ड जगह पे तो आगे आने वाले जितने भी क्लॉटिंग प्रोटीन है सबको एक्टिवेट करते रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ब्लड में क्लॉटिंग प्रोटीन्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब ब्लीडिंग नहीं होगा तो वो फालतू का एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, तो सारे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल इसका सबसे बड़ा रोल होता है। ये जब रिलीज होता है ना तो ये सीरीज में सारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते चलता है। यानी कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसी और को एक्टिवेट करेगा, वो किसी और को एक्टिवेट करेगा, वो किसी और को एक्टिवेट करेगा। इस तरीके से सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते रहेंगे और यहाँ पे एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। इस सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जिसे हम थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। इसी के पीछे अगर एज लगा है ना तो वो एक एंजाइम ही होता है। यानी कि ये थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि अभी एक्टिवेट हो गया है इस स्टेप्स के बाद। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ये जो एंजाइम है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एक इनएक्टिव प्रोटीन को, एक इनएक्टिव क्लोटिंग प्रोटीन को जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट था, दैट इज़ प्रोथ्रोम्बिन। अभी हमने आपको बताया प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, वो इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, जो कि एक एक्टिव क्लॉटिंग प्रोटीन है। तो ये इनएक्टिव को एक्टिव में कौन कन्वर्ट किया? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट किया। तो ये जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किसने किया? ये थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम ने किया। किसके प्रेजेंस में हुआ? कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में हुआ। अब ये थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ब्लड में प्रेजेंट फिब्रिनोजन, जिसके बारे में अभी हम आपको बताए थे कि ये फिब्रिनोजन एक्टिवेट हो जाता है फिब्रिन्स में। यानी कि ये जो थ्रोम्बिन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन फिब्रिनोजन को फिब्रिन्स में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है इसको एक्टिव करने में। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रोसेस यहाँ भी चल रहा था। जैसे ये इसको एक्टिवेट किया उसी प्रकार से थ्रोम्बोप्लास्टिन भी किसी को एक्टिवेट करेगा, वो किसी और को एक्टिवेट करेगा। ये एरोज ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्टिवेशन वाला प्रोसेस चल रहा है। ठीक है ना, ये फिब्रिन्स जो एक्टिवेट हुआ ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इस प्रकार से ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये उस जगह पे जाके लग जाता है जहाँ पे टिश्यू इंजर्ड हुआ था। लग जाएगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से जाके वहाँ पे लग जाता है। ये उस जगह पे जाके लग गया जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा था। अब अंदर से जब इस प्रकार से स्ट्रक्चर उस जगह पे अगर लग जाएगा तो वहाँ पे तो ब्लीडिंग फिर स्टॉप करा देगा। ठीक है ना, वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप करा देगा। तो हुआ क्या, ये जो फिब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये सारे के सारे जमा हो गए उस जगह पे जहाँ पे चोट लगा था। तो इसके एक्यूमुलेशन से, इसके जमा होने की वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया आपको ये चीज़। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो वहाँ पे जमा हुए हैं उसके जमा होने की वजह से और जितने भी आसपास के जो सेल्स जो डैमेज हुए थे, जो बाहर निकल रहे थे ब्लीडिंग की वजह से बाहर निकल रहे थे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो अंदर ही ट्रैप हो जाएंगे। यानी कि ये जो फिब्रिन्स है
ये ट्रैप कर लेता है डेड और डैमेज सेल्स को, यानी कि वहाँ पे जो सेल्स ब्लीडिंग की वजह से कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहे थे, वो बाहर निकल रहे थे ब्लीडिंग की वजह से, वो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। उसमें से आरबीसी भी हो सकता है, उसमें डब्ल्यूबीसी भी हो सकता है। यानी कि जो फिब्रिन्स है ये जो डैमेज टिश्यूज़, ये डैमेज जो सेल्स है उसको बचा लेता है, उसको अंदर ही ट्रैप कर लेता है। आप देखना नेट पे इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे अंदर साइड से बहुत सारे इस प्रकार से सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये जो फिब्रिन्स है वो इसको जाने नहीं देता बाहर की तरफ। तो जो फिब्रिन्स है ये जो जितने भी डैमेज सेल्स है उसको अंदर साइड से ट्रैप करके रख लेता है। हम आपको ये चीज़ एक बार और बहुत अच्छे से रिवाइज करा देते हैं। देखो, जहाँ पर भी चोट लगता है, जहाँ पर भी इंजरी होता है, वहाँ पे आसपास के इंजर्ड टिश्यू एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन आसपास के ब्लड में जितने भी प्लेटलेट्स है वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में प्रेजेंट दूसरे ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये ब्लड प्लेटलेट्स जो कि जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा था वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को और ज़्यादा रिलीज़ करने लगते हैं। यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन बहुत हाई अमाउंट में रिलीज़ होता है जहाँ पर भी हमें चोट लगता है। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन दूसरे क्लॉटिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते जाएगा, यानी कि ये किसी और को एक्टिवेट करेगा, वो किसी और को एक्टिवेट करेगा। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बने हैं वो किसी क्लॉटिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, अब वो क्लॉटिंग प्रोटीन दूसरे क्लॉटिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, वो किसी तीसरा को एक्टिवेट करेगा, वो किसी चौथा को एक्टिवेट करेगा। यानी कि सीरीज में प्रोटीन्स एक्टिवेट होते जाएंगे और एक्टिवेट होने के बाद एक एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा जिसे हम थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद वो ब्लड में प्रेजेंट दूसरे क्लॉटिंग प्रोटीन जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था उसको एक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बिन में, यानी कि इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। अब ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ये प्रोसेस बहुत आसान है। इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ किए, थ्रोम्बोप्लास्टिन और ब्लड प्लेटलेट्स को बुलाया, ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन को और ज़्यादा रिलीज़ किए, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम को एक्टिवेट किया, बहुत सारे स्टेप्स के बाद ये एंजाइम को एक्टिवेट किया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट किया, ये एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम को एक्टिवेट किया, किस में कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, और ये थ्रोम्बिन अल्टीमेटली फिब्रिनोजेन को फिब्रिन्स में एक्टिवेट कर देता है। ये फिब्रिन्स भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, इसको एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। अब ये फिब्रिन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सारे के सारे जाके जमे हो जाते हैं वही इंजर्ड जगह पे, और उस इंजर्ड जगह पे एक्यूमुलेट होने के बाद और जितने भी सेल्स जो बाहर निकलने वाले थे उनको अंदर ही रख लेता है, यानी कि उसको अंदर से ट्रैप करके रख लेता है। यही तो प्रोसेस होता है क्लॉटिंग का। आई होप आपको ये चीज़ पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखो इस स्लाइड में क्या क्या है जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंट कि क्लॉटिंग के लिए किसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लॉटिंग प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन। ठीक है ना, ये दोनों क्लॉटिंग प्रोटीन्स, आप बस 2 क्लॉटिंग प्रोटीन्स याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन। ठीक है ना। और क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कैल्शियम आयन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आयन इंपॉर्टेंट होता है क्लॉटिंग कराने के लिए। एक ये इंपॉर्टेंट होता है और एक विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन के। कौन सा विटामिन, विटामिन के। तो आप ये ध्यान रखना, ये विटामिन के ना इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि विटामिन के और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मिनरल या फिर कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में, तो आप बोलना विटामिन के एंड कैल्शियम आयन। ठीक है। और कौन से क्लॉटिंग प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन। आपको अगर पूछे कि ये दोनों में भी अगर आपको कंपेयर करके पूछे कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिब्रिनोजेन बोलना कि फिब्रिनोजेन सबसे मेन क्लॉटिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, सबसे मेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसी का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना, कि यही फिब्रिन्स में कन्वर्ट होकर यही तो एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्चुअली यही तो एक्यूमुलेट हो रहा है और ब्लीडिंग को स्टॉप करा रहा है। आपको ये दोनों में इंपॉर्टेंट पूछे ना, तो आप फिब्रिनोजेन बोलना। ठीक है। आई होप आपको क्लॉटिंग पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।